29% मार्क्स आपके इस चीज पर डिपेंडेंट है कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। आप लोग जस्टिस पढ़ कर ही जाइए। इसमें हमारा एक थिंकर है रॉल्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये थिंकर्स जो है यूजुअली आप लोग नहीं सीखते हो पॉलिटिकल साइंस के अलावा कहीं भी। तो जो टॉप 100 रैंकर्स है उन टॉप 100 रैंकर्स में से 12 रैंकर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के है। मतलब आप लोग सोचिए, टोटल यूपीएससी में 48 ऑप्शंस है, 48 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, बाकी के आपके 47 अदर ऑप्शंस है। 47 अदर ऑप्शंस का टॉप 100 में जो रेशियो आ रहा है वो है 88% और अकेले पॉलिटिकल साइंस का जो रेशियो आ रहा है टॉप 100 में वो है 12%। अगर तूने मेरे ऊपर में अटैक वगैरह किया, अंजाम काफी बुरा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित। अनअकैडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। YouTube पर बहुत ही शोर भरी दुनिया है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं, लेकिन अनअकैडमी एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए सही गाइडेंस हमेशा लेकर के आता है। उसी सीरीज में हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम डिटेल्ड वॉक थ्रू करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल के सिलेबस का। तो चलिए देरी नहीं करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, एंथ्रो, मैथ्स, पबैड जैसे ऑप्शंस भी अनअकैडमी पर लॉन्च हो रहे हैं। इन सबको लेने के लिए एक ही कोड है जो आप लोगों को अप टू 50% ऑफ भी दिलवा देगा और वो कोड है अरविंदा। तो आप लोग अरविंदा कोड को डेफिनेटली यूज कीजिएगा। ये मेरी 8वीं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच होगी। मैंने खुद ने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में सिविल सर्विसेज के 2018 में 296 मार्क्स स्कोर किए थे, 149 इन पेपर 1, 147 इन पेपर 2। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन्हीं सालों में कोई ना कोई मेरा ये स्कोर ब्रेक करे और 300 प्लस मार्क्स लेकर के आए और इसी हिसाब से आप लोगों को राइट गाइडेंस मिले, आपका राइट सिलेबस कवरेज हो, आप लोगों का 8 टेस्ट हो, शॉर्ट नोट्स मिले, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो। ऐसी बैच मैंने लॉन्च की है जिससे आप लोग ये सभी मतलब 300 प्लस स्कोर कर पाओ। कोड आपको जो यूज करना है वो होगा अरविंदा। कोर्स लिंक आप लोग सीधा स्कैन कर सकते हो और आप लोगों को कोर्स लिंक दिख जाएगी कि कहां पर जाकर के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोग डेफिनेटली मुझे रीच कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। यूपीएससी के पैटर्न को अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले आपकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होती है। जैसे अब आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेजरली 2025 के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग डेफिनेटली प्रीलिम्स की पढ़ाई मोटा मोटी जनवरी 2025 से लेकर के मई 2025 तक आप लोग करोगे, क्योंकि आपकी एग्जाम ही 25 मई को है। मेंस ओरिएंटेड जो आपको प्रिपरेशन करना है वो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने अब शुरू कर दिया होगा। दैट इज जून 24 से लेकर के लगभग दिसंबर 24 तक आप लोगों को मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है। और इन्हीं मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, क्योंकि 1750 जो यूपीएससी के मेंस के मार्क्स हैं उसमें से लगभग 500 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के हैं। तो सही ऑप्शनल चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 29% मार्क्स आपके इस चीज पर डिपेंडेंट है कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शनल चूज किया है और क्या आपने सही समय पर उसका प्रिपरेशन कर लिया है कि नहीं। अगर आपको आपकी ड्रीम सर्विस चाहिए, आपको ड्रीम कैडर चाहिए, या फिर अगर आपको इंटरव्यू कॉल चाहिए, तो आप लोगों को सही ऑप्शनल चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूं। यहां पर देखिए, इस साल की वन ऑफ द टॉपर स्वाति शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 17, इनके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल था। इनके मार्क्स है 304, 151 और 153, तो टोटल इनके 304 मार्क्स बनते हैं। लेकिन एक एस्पिरेंट के हम लोग यहाँ पे मार्क्स देखें तो इन मार्क्स में आप लोगों को समझ में आता है कि लगभग 246 मार्क्स इनके इस ऑप्शनल में आए। एंड वन ऑफ द रीजन कि इनको थोड़ा सा रैंक 884 मिला वाज रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, या फिर ऑप्शनल जो आपने सिलेक्ट किया उसको आपने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया। दूसरा, ऑब्वियसली इनके इंटरव्यू के मार्क्स भी कम है।
तो ये सब जब तक आपका सेट नहीं होता है तब तक या तो आपका ड्रीम कैडर, ड्रीम सर्विस आपको नहीं मिलेगी, या फिर आप लोग पूरा का पूरा लिस्ट से ही आउट रहोगे। तो ऑप्शनल सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन सब में पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द फेमस ऑप्शन है। इस बार के अगर हम लोग स्टैट्स देखें मोटा मोटी, तो जो टॉप 100 रैंकर्स है, उन टॉप 100 रैंकर्स में से 12 रैंकर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के है। मतलब आप लोग सोचिए, टोटल यूपीएससी में 48 ऑप्शंस है, 48 ऑप्शंस में से एक ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, बाकी के आपके 47 अदर ऑप्शंस है। 47 अदर ऑप्शंस का टॉप 100 में जो रेशियो आ रहा है वो है 88%, और अकेले पॉलिटिकल साइंस का जो रेशियो आ रहा है टॉप 100 में वो है 12%। वन ऑफ द रीजन कि क्यों आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को लेना चाहिए वो है इट इज द टॉपर सब्जेक्ट। चाहे आप ऑल इंडिया रैंक 1 टीना दाबी की बात करें या फिर इशिता किशोर की बात करें जो 2022 की और ये 2016 की टॉपर रही है, इन सबका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ही था। इस बार की ही टॉप 28 रैंक्स इन टॉप 200 वर अगेन फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, मतलब 14% रिजल्ट पॉलिटिकल साइंस के थे। तो मैं ऐसा हमेशा कहता हूं कि कभी कभी कैसा है, कोई ऑप्शनल चल जाता है, कोई ऑप्शनल नहीं चलता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस हमेशा से एक एवरग्रीन सब्जेक्ट रहा है। बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं, बहुत कम रिजल्ट नहीं, हम लोग एक 10% की मार्जिन में चलते हैं कि 10% तो हमारे रिजल्ट पक्के आने ही आने हैं। तो इस तरीके का एक ऑप्शन है। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस को लेने का सबसे मेजर जो बेनिफिट है वो है मासिव ओवरलैप। बाकायदा मैं जब इसका सिलेबस बताऊंगा तो आपको प्रूव भी करके दूंगा कि कैसे इसका ओवरलैप पूरे GS2 के सिलेबस के साथ में है, आपके पूरे GS1 के सिलेबस के साथ में है, GS3 में अच्छा खासा कंपोनेंट, GS1 का अच्छा खासा कंपोनेंट, GS3 का अच्छा खासा कंपोनेंट, GS4 में भी जो थिंकर्स आपको चाहिए, जॉन रॉल्स का हो, लॉक का हो, प्लेटो का हो, अरिस्टोटल का हो, सोक्रेटिस का हो, ये सब आपको वहां पर काम आएगा। ऐसे में आजकल यूपीएससी फिलोसॉफिकल एसेस पूछ रही है, उसमें अगर पॉलिटिकल साइंस की फिलोसॉफी आपने सीख ली है तो आपके लिए काफी इजी बन जाता है। देन प्रीलिम्स में भी डेफिनेटली हेल्प किया है कई ऐसे कंसेप्ट। इस बार के मैं आपको बताता हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस के यूपीएससी ने 12 सवाल पूछे थे, जिनमें से अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल होता तो मोटा मोटी 8 सवाल आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरव्यू में कितने ही एस्पिरेंट्स के अगर आप ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ करके देखोगे आपको दिखेगा कि इंटरव्यू में बहुत सारे आईआर रिलेटेड, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कंसेप्ट पूछे हुए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का मैसिव ओवरलैप है जीएस के साथ में। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस जितना ओवरलैप किसी और सब्जेक्ट का नहीं है, ना सोशियो का है, ना हिस्ट्री का है, ना एंथ्रो का है, ना और किसी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं। तो मैसिव ओवरलैप। और इसका फायदा क्या होता है कि जब आप जीएस पढ़ते हो तो आपको ऑप्शनल की चिंता नहीं होती है, और जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो आपको जीएस की चिंता नहीं होती है। फिर गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बार बार वही आप लोग स्टैटिक चीजें पढ़ रहे हो। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि कभी कभी वो इंटरेस्टिंग के चक्कर में आप डीप 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 चले जाते हो, और डीप 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 जाने के बाद में जितना अपने को रिक्वायर्ड था उससे कहीं ज्यादा पढ़ लेते हो, और फिर आपका सिलेबस कभी कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो एक मतलब आप इस सब्जेक्ट को लोगे तो कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक परफेक्ट मिक्स है स्टैटिक का एंड डायनेमिक का। अच्छा, अब लोगों को एक डर क्या होता है कि शायद पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होगा, उसमें से जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हो रही है या पॉलिटिकल जो घटनाएं हो रही है इनको मुझे एज इट इज याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी याद रखने का। लेट मी टेल यू, 90% सिलेबस आप लोगों का स्टिल स्टैटिक है और 10% सिलेबस आप लोगों का डायनेमिक है, तो इसकी आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। फिर लॉट ऑफ इंटरलिंकिंग, पूरा का पूरा यूपीएससी ही इंटरलिंकिंग पर बेस्ड है। और पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने ऑप्शन लिया है और इसकी राइट अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन की है और राइट इसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है, लेट मी टेल यू, पूरे के पूरे सभी जीएस में आप लोग अच्छे से इंटरलिंकिंग कर पाओगे। इंटरलिंकिंग बहुत अच्छे तरीके से ये सिखाता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब देखो क्या है, आप लोगों ने सुना होगा टॉपर्स के मुंह से, वो कहता है कि कभी भी एक्सट्रीम आंसर मत लिखिएगा, हमेशा आंसर को बैलेंस्ड बनाए रखो। रिजर्वेशन के बारे में अगर सवाल पूछा है तो आप सिर्फ उसके प्रोज या सिर्फ उसके कॉन्स पे आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को आर्ग्यू करके आप उसको सिंथेसाइज करने की कोशिश करोगे। बस इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में जो कुछ है वो डिबेट के फॉर्म में है, डायलॉग के फॉर्म में है, और इसीलिए यहां पर कभी आप लोग जो है एक्सट्रीम आंसर नहीं लिखोगे। ये आप लोगों को एकदम कैसा है कि ट्रेन कर देता है कि आप एक्सट्रीम आंसर नहीं लिखो।
और इसलिए आपके बहुत बैलेंस्ड आंसर आते हैं और बहुत कम चांसेस है कि आपको कुछ एकदम 0 मार्क्स मिले या बहुत कम मार्क्स मिले। और यही आपको हेल्प करता है इवन ऐसे में कि आप ऐसे भी एक्सट्रीम नहीं लिखते हो। फिर अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है, मैं आपको लोगों को इनफैक्ट प्रूव करके दिखाऊंगा। यूपीएससी का जो सिलेबस दिया है, डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट से इन लोग सवाल करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट के, जस्टिस के, या फिर आप न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स है हमारी, या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है हमारा, उन सब को देखें तो बार बार यूपीएससी इन पे सवाल करती है। इसके ही अलावा अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम दे रहे हो, या क्यूएट की एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर अगर स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो, तो भी ये वाला कोर्स डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस क्यों लेना चाहिए, मेरी ही बैच क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, ये सब मुद्दों को हम लोग देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधा सिलेबस की तरफ में रुख करते हैं। ये कुछ मिथ है। मिथ में लोग कहते हैं कि लॉट ऑफ मगिंग अप विल बी रिक्वायर्ड। आंसर इज नो, इट्स अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, और इनफैक्ट अगर आपने लॉजिक लगा करके रखा है तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सिलेबस वेरी लेंदी नहीं है, डिटेल्ड सिलेबस है। और इसकी खास बात है कि डिटेल्ड सिलेबस होने के साथ साथ ये वाला जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा लॉट ऑफ रिपीटिशन से भरा हुआ है। रिपीटिशंस मतलब क्या? रिपीटिशंस मतलब सीधी सी बात है कि आप इसके अंदर में देखोगे कि एक ही कंसेप्ट बार बार पूछा है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, नाम हो गया, ये बार बार पूछा है यूपीएससी ने। वेरी डायनेमिक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 90% आप ऐसा पकड़ो कि स्टैटिक रहेगा और 10% थोड़ा सा डायनेमिक है, कि 10% चीजें आपकी चेंज होंगी। और अगेन, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन नहीं है, फिर भी पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को हेल्प करेगा। ये कुछ इसके मिथ है जो मैंने बस्ट किए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सिलेबस को लेकर के, जो आज के इस वीडियो का मेन एजेंडा है कि एग्जैक्टली इसका क्या सिलेबस है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, या फॉर दैट मैटर यू टेक एनी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको यूपीएससी दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक पेपर 1, एक पेपर 2। पेपर 1 को वापस से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है पॉलिटिकल थियरी, एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। सिमिलरली पेपर 2 को पार्ट ए, पार्ट बी में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शनल का जो पेपर होता है वो आपका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि हम लोग जो जीएस का पेपर देखते हैं ना, वैसा नहीं होता ये। मैं आप लोगों को समझाता हूं जरा। जनरल स्टडीज में खास करके आप लोग अगर जीएस 1, 2 एंड 3 इसकी बात करें तो इनमें सिंपल है कि क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 लगभग आपके 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और आपको 150 वर्ड्स में इसके उत्तर देने हैं। मतलब लगभग आपके 1500 वर्ड्स आपको 10 मार्कर के लिए लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 20 अगर इनकी हम बात करें तो 15 मार्कर ये क्वेश्चंस होते हैं, और लगभग 250 वर्ड्स में आपको इसके उत्तर लिखने होते हैं। मतलब मोटा मोटी 2500 वर्ड्स आपके ये हो गए टोटल। ये आपके टोटल जो मार्क्स आपके बनते हैं ये 100 बनते हैं। ये जो टोटल मार्क्स बनते हैं ये आपके 150 बनते हैं, और सब मिला करके 250 मार्क्स, जो कि 180 मिनट्स में आपको लिखना है। और इसी के साथ में लगभग मोटा मोटी 4000 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये जीएस 1 to 3 एंड थोड़ा सा रफ अगर करें तो 4 का भी सिलेबस है। लेकिन वही अगर मैं आप लोगों को ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल ऐसा नहीं होता है। ऑप्शनल को एक्चुअल में एक जो इसका पेपर है इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है इसका सेक्शन 1 या सेक्शन पार्ट ए, ठीक है। तो ये मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं, और इसी तरीके से वहां पर पेपर 2 भी होगा। ये ऑप्शनल की बात कर रहा हूं हर एक ऑप्शनल के लिए। इवन इफ योर पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ऑप्शनल, यू हैव टू लिसन टू दिस। पार्ट ए जो है, पार्ट ए में आपके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे 4 1 2 3 4, और अगला होगा आपका पार्ट बी। इसके अंदर में क्वेश्चंस होंगे 5 6 7 8। इसमें से क्वेश्चन 1 के 5 जो है वो सब क्वेश्चंस आएंगे। मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूं, तो ए बी सी डी और ई, इस तरीके से आपके 5 अलग क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली इधर भी ए बी सी डी और ई, ये पांचों क्वेश्चंस 10 मार्कर होंगे, और लगभग आपको 150 वर्ड्स में इनके उत्तर लिखने हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 50 मार्क्स। सेम यहां पर भी है कि 10 मार्क्स के होंगे, मतलब 50 मार्क्स आपके यहां पर बन गए।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें होगा ए, इसमें होगा बी, इसमें होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होगा वो हमेशा होगा 20 मार्क्स का, ये होगा हमेशा 15 मार्क्स का, और ये होगा हमेशा 15 मार्क्स का। और इसी तरीके से यहां पर भी ए बी सी 20, 15 एंड 15, सेम यहां पर ए बी सी 20, 15 एंड 15 होंगे। और वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो 20, 15 और 15 मार्क्स का होगा। एंड सिमिलरली यहां पर ए बी सी जो कि 20, 15, 15, यहां पर भी ए बी सी 20, 15, 15। तो इस तरीके का आपका पेपर होता है, लेकिन इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी नहीं होते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका कंपलसरी होता है। मतलब ये वाले जो 10 क्वेश्चंस है सेक्शन, मतलब पार्ट ए जो है उसका जो सेक्शन 1 है उसमें से तो आपको 5 ये करने हैं, और इसमें से भी ये 5 ये करने ही है। और बाकी जो आपके क्वेश्चन बचते हैं उसमें से एक, मान लीजिए आप लोग थर्ड क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो तो एक और क्वेश्चन आपको अदर सेक्शन से, यानी कि मान लीजिए ये आप लोग सिलेक्ट करते हो तो एक एक क्वेश्चन ईदर सेक्शन से आपने कर लिया, और फिर लास्ट में आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप लोग 2 या 4 या फिर 7 या फिर 6 इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लो। और मान लीजिए आप लोग 7 करते हो तो ये आपका पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से भले ही यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स 400 दिख रहे हैं, लेकिन करने अपने को 5 ही क्वेश्चन है जो कि 250 मार्क्स के होता है। ये थोड़ा सा पेपर पैटर्न है ऑप्शनल का, जो कि काफी अलग होता है। तो आई होप आप लोगों को ये मुद्दा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस के अगर हम लोग पार्ट ए की बात करें तो मोटा मोटी इसमें पॉलिटिकल थ्योरीज है। पॉलिटिकल थ्योरीज क्या भाई, पॉलिटिकल साइंस सीख रहे हो तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ जस्टिस की, इक्वालिटी की, डेमोक्रेसी की कुछ ना कुछ थ्योरीज तो होंगी ना। वो थ्योरीज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। फिर अगला जो पार्ट है वो इंडिया गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है और इसके अंदर में जो पॉलिटिक्स होता है। अब जैसे बीजेपी की 240 सीटें आई, पिछली बार इनकी 303 सीटें आई थी, इस बार लगभग इनकी सीटें 63 कम आई है। तो वो क्यों आई, क्या रीजन हुए होंगे, ये सब आपने पढ़ना। हमारे कंट्री में कास्ट का इंपैक्ट क्या होता है, रिलीजन का इंपैक्ट क्या है पॉलिटिक्स पर, ये सब हम लोग इस वाले पार्ट में देखेंगे। अगला जो पेपर है वो है पेपर 2, जो कि मेजरली थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है। आप लोग अगर पूरे पॉलिटिकल साइंस का नाम पढ़ो तो वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मोटा मोटी ये आईआर वाला पार्ट आपका पेपर 2 में आता है। तो पहले तो जो पार्ट ए है पेपर 2 का, वो आपका मेजरली डील करता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस क्या होता है, कंपैरिजन करना। किसका कंपैरिजन करना, कुछ न कुछ 2 कंट्रीज होंगी जिनका आप लोग कंपैरिजन करोगे। यूजुअली इसमें डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज का आप लोग कंपैरिजन करते हो, समटाइम्स 2 डेवलपिंग कंट्रीज का भी आप लोग कंपैरिजन करते हो। तो इसमें कंपैरिजन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ थियरीज है, आइडियलिज्म, सोशलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये सब जो थियरीज है वो भी हम लोग पार्ट ए में सीखते हैं। और बाकी का पूरा पूरा इंडिया की रिलेशंस वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के साथ में कैसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, उससे डील करता है। तो ये एकदम बहुत ही ज्यादा ब्रीफ एनालिसिस हो गया कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के 4 सेक्शंस किए जाते हैं। आई होप सब लोगों को ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब डिटेल्ड वॉक थ्रू, मैंने कहा था मैं डिटेल्ड वॉक थ्रू करवाऊंगा, तो डिटेल वॉक थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 पार्ट ए, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्वियसली होगा पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है हमारी। ठीक है, सबसे पहली जो बात आएगी वो होगी पॉलिटिकल थ्योरी क्या है हमारी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हमारे अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरी की मीनिंग्स क्या है, हमारे अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोचेस क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी होंगी, उसके कुछ मीनिंग होंगे, उसके कुछ अप्रोचेस होंगे। तो अलग अलग अप्रोचेस आते हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है। ये सब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में सीखेंगे। उसका अगला जो टॉपिक है वो है थियरीज ऑफ स्टेट। यहां पर स्टेट का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। यहां पर हम स्टेट मतलब महाराष्ट्र या गुजरात की बात नहीं करता है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है ये 4 कंपोनेंट। कौन कौन से, आपके पास में एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए,
सॉवरेंटी का मतलब होता है अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर। हमको यूएसए कितना ही कह दे कि रशिया के साथ में आप अपनी दोस्ती तोड़ दो, हम लोग नहीं सुनने वाले हैं। क्यों? बिकॉज वी आर अ सॉवरेन, हम लोग सार्वभौम है। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास में, हम किसी की गुलाम नहीं है। तो आप हमको बार बार डिक्टेट मत करो कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इज सॉवरेंटी। फिर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड डेफिनेटली आपके पास में एक पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। ये चार कंपोनेंट जब मिलते हैं तब हमारा स्टेट बनता है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को लिया है, ये आपको इवन आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। ये देखिए यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। स्टेट की डेफिनेशन क्या है? ये यूजुअली आप लोग जीएस2 में नहीं सीखते हो। अनलेस कोई पॉलिटिकल साइंस का टीचर है वो आपको स्टेट को नहीं सिखाएगा कि एग्जैक्टली स्टेट का मीनिंग क्या है। इसका उत्तर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होता तो वो बराबर बता देता कि आंसर ए है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मतलब पॉपुलेशन हो गया, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी वाला कंपोनेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब सॉवरेंटी हो गया, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट हो गया। बाकी अगर आप लोग चार ऑप्शन मिलाने की कोशिश करो कहीं पर भी नहीं मिलता है। A politically organized people of definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard them। तो सारे कंपोनेंट इसके अंदर में किसी भी तीन स्टेटमेंट में मैच नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप लेते हो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंसेप्ट है तो वो स्टेट का कंसेप्ट है, यानी कि किस तरीके का आपके यहाँ पे गवर्नमेंट होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे लिबरल हो, फिर कुछ लोग कहेंगे नियो लिबरल हो, कुछ लोग कहेंगे सोशलिस्ट हो, कुछ लोग कहेंगे मार्क्सिस्ट हो, कुछ लोग कहे प्लूरलिस्ट हो, कुछ लोग जो पोस्ट कॉलोनियल मतलब क्या, जो पहले कॉलोनीज हुआ करती थी, हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, अब ब्रिटिशर्स छोड़ करके गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कॉलोनियल इंपैक्ट हमारे ऊपर में है। उनके यहाँ पर स्टेट का क्या मीनिंग बनता है। और फेमिनिस्ट तो आजकल ये एक नई आर्ग्यूमेंट आ रही है कि अब स्टेट में सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेल वैल्यूज ले रहे हो, इवन फीमेल वैल्यूज को इंक्लूड करना शुरू करो। तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट है। थर्ड कंपोनेंट जस्टिस। लेट मी टेल यू, मैं ये कहता हूं इस मामले में यूपीएससी डायरेक्ट आपको बोलती है ओपन बुक टेस्ट है आप लोगों की, आप लोग जस्टिस पढ़ करके ही जाइए। इसमें हमारा एक थिंकर है रॉल्स। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये थिंकर्स जो है यूजुअली आप लोग नहीं सीखते हो पॉलिटिकल साइंस के अलावा कहीं भी। ये इन्होंने जीएस4 के एथिक्स के 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा था। मतलब सर जीएस4 में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी को रॉल्स इतना पसंद है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल बोल रहा हूं मैं, हर साल यूपीएससी ने जस्टिस पर क्वेश्चन पूछा है। तो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस और उसके जो क्रिटिक्स है दैट इज कम्युनिटेरियन क्रिटिक, ये आपका थर्ड कंपोनेंट है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। इस एक स्लाइड के अंदर में मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन सिर्फ जस्टिस को लेकर के हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो वो भी पढ़ पाए। अब देखो 2023 में रॉल्स के आइडिया ऑफ जस्टिस पर सवाल आया, 2022 में अगेन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पर सवाल आता है, अगेन 2022 में वापस एक और एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि इसके क्रिटिसिज्म में आती है। मतलब 2 बार एक ही जगह से सवाल पूछा 2022 में। 2021 में देखिए अगेन रॉल्स पर सवाल है, 2020 में देखिए अगेन रॉल्स पर सवाल है, अगेन 2019 में देखिए ये जो रॉल्स को क्रिटिसाइज करने वाले कम्युनिटेरियंस हैं उन पर सवाल है। मतलब रॉल्स वापस इसमें से आने वाला है। ये मैं सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स के बता रहा हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप पिछले 10 साल के 11 साल के भी देख लो, यूपीएससी हर साल पूछती है, मतलब पूछती ही है। तो एकदम खुली किताब है कि करके जाओ, ये वाला आप करके जाओ, सवाल आने ही वाला है। मतलब इतना ओपन आई डोंट थिंक और कोई ऑप्शन होगा जो आपको सीधा बोल रहा है। एनीवेज ये 2016 का मेंस का जीएस4 का आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, एनालाइज द जॉन रॉल्स। मतलब मेंस में जीएस4 में भी आपको पसंद है रॉल्स। तो कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन द इंडियन कंटेक्स्ट, इस तरीके का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जस्टिस यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और ये बार बार उस पर सवाल करते रहता है। देन कम्स इक्वालिटी।
इक्वालिटी में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये 3 टाइप की इक्वालिटीज हमको पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वालिटी में और फ्रीडम में यहां पर क्या रिलेशन आती है, क्योंकि देखो एक हम लोग ऐसा हमेशा सुनते हैं कि इक्वालिटी और फ्रीडम में थोड़ा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि क्या है, इसमें हमेशा आप लोग देखोगे ऑफसेट होता है कि अगर आप लोग इक्वालिटी को अगर बढ़ाते हो, ठीक है, इक्वालिटी को अगर आप लोग बढ़ाते हो तो फ्रीडम या फिर आपकी जो लिबर्टी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर आप फ्रीडम को बढ़ाते हो तो आपका इक्वालिटी कम हो जाता है। तो इनकी रिलेशन को स्टडी करना और कैसे हम इक्वालिटी को और फ्रीडम को एक साथ में रख सकते हैं। इसी तरीके से इक्वालिटी में एक और इक्वालिटी आती है जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन? अफर्मेटिव एक्शन मतलब आपने पॉजिटिव एक्शन जो आज तक जिनके ऊपर में हिस्टोरिकली इनजस्टिस होते आए हैं उनके लिए लेना। हमारे कंट्री में उसको रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही यूएस में ब्लैक्स के लिए भी अफर्मेटिव एक्शंस के प्रावधान है जहां पर उनको यूनिवर्सिटीज में और बाकी जगह पर रिजर्वेशन मिलता है। तो ये आपके 4 कंपोनेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग आगे बढ़े तो राइट्स, जितने भी आपके अलग अलग राइट्स हैं तो उनके मीनिंग, उनके अलग अलग थियरीज, तो बहुत सारी राइट्स की थियरीज है। एक डिवाइन राइट की थियरी है, नेशनल राइट की थियरी है, ह्यूमन राइट की थियरीज आती है, लीगल राइट की थियरीज आती है, तो वो सब हम देखेंगे। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ आपके जो राइट्स हैं वो क्या है, तो वो सब हम देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट क्या है आपका, तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट हम लोग देखेंगे। फिर आता है डेमोक्रेसी। सीधी सी बात है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो और डेमोक्रेसी ना पढ़ो, उसकी थियरी ना पढ़ो तो क्या सेंस बनेगा। तो हम लोग डेमोक्रेसी में क्लासिकल जो थियरीज हुआ करती थी, यानी कि पहले की जो थियरीज थी वो, और कंटेम्प्ररी मतलब अब की जो थियरीज है वो सीखेंगे। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को चलाने के भी आपके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स हम देखेंगे। और खास करके 3 टाइप की डेमोक्रेसी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव, ऐसे 3 टाइप की हम डेमोक्रेसी देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब सिंपल है कि आप लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके दिए हैं, अब वो लोग वहां पर जाकर के बैठेंगे और आपकी बेसिस पर डिसीजन लेंगे। पार्टिसिपेटरी का मतलब है जहां पे हम भी पार्टिसिपेट करें, और डेलिब्रेटिव का मतलब है जिस डेमोक्रेसी में डिबेट ओपन हो, जिस डेमोक्रेसी में बोलने की पूरी आजादी हो, उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। मजेदार बात है, चाइना अपने आप को ट्रू डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन आपको बोलने की पूरी आजादी तक नहीं है, तो क्या हम उसको डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, हम उसको डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी तो छोड़ो, हम उसको डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं क्या। एनीवेज, अगला कंसेप्ट ऑफ क्या, कंसेप्ट ऑफ पावर। तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, और पावर नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट है हेजेमनी, फिर आएगा आइडियोलॉजी और लेजिटिमेसी, ऐसे कुछ आपके कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज है। तो ये आइडियोलॉजी को अगेन आप लोग कंटिन्यू करोगे, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीनिज्म एंड आपका फेमिनिज्म। तो इस तरीके से ये आपके 8 कंपोनेंट हो गए। 9वें कंपोनेंट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट हम लोग देखेंगे, अलग अलग थिंकर्स, जैसे धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र हमारे क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, दंडशास्त्र क्या है, और अब तक क्या क्या है, मनुस्मृति क्या है, ये सब हम देखेंगे उसमें। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य इन्होंने लिखा था, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस क्या रही हैं, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस क्या रही है, वो हम लोग सीखेंगे। सर सैयद अहमद खान, अब ये तो मैं आपको बोल दूं भाई, ये आपके एज इट इज GS1 में सब कुछ आता है, ये भी GS1 में आता है, ये भी GS1 में आता है, ये भी GS1 में आता है। मैं आपको कह रहा हूं ये GS1 में आप लोग एज इट इज, आप जो श्री अरबिंदो, MK गांधी, BR अम्बेडकर, MN रॉय के बारे में पढ़ोगे, ये GS4 में एज अ थिंकर आपके काम आते हैं, और GS1 में हिस्ट्री के तौर पर भी ये काम में आते हैं। तो सर सैयद अहमद खान, श्री अरबिंदो, MK गांधी एंड BR अम्बेडकर एंड MN रॉय, ये कुछ थिंकर्स हैं जो हमको सीखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंड इनफैक्ट हमारा मैक्सिमम टाइम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को ही सीखने में जाने वाला है। आप शुरू करेंगे प्लेटो से। सबसे पहले प्लेटो का गुरु सोक्रेटिस, तो सोक्रेटस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सोक्रेटस के अंदर प्लेटो, फिर प्लेटो के बाद में उनका जो शिष्य दैट इज एरिस्टोटल। तो माफ कीजिएगा यहाँ पर ये एंटर दब गया और ये ई नीचे आ गया, इसी तरीके से मैकियावेली में भी हो गया है थोड़ा सा। एनीवेज, तो एरिस्टोटल, उसके बाद में मैकियावेली, फिर हॉब्स,
लॉक। तो हॉब्स एंड लॉक जैसे थिंकर्स है, ये आपको पता होगा कि हम लोग जो आज फंडामेंटल राइट्स की बातें करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले अगर किसी ने इनकी बातें की थी तो वो लॉक थे। लॉक की वजह से हमको ये फंडामेंटल राइट्स मिलता है। ये हॉब्स की वजह से सॉवरेंटी आती है, ये मैकियावेली की वजह से सेक्युलरिज्म आता है। फिर उसके बाद में जेएस मिल है जो कि लिबर्टी के चैंपियन थे और इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को इनिशिएट करवाया था। कार्ल मार्क्स एक इकलौते ऐसे थिंकर जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को बदल दिया, पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स। और अगेन उन्हीं से कंटिन्यूड ग्राम्स्की, एंड सिर्फ एक फीमेल थिंकर है दैट इज हैना अरेंट। तो इस तरीके से ये सारे हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स भी करेंगे। इनफैक्ट हमारा जो भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे ना, अपना मैक्सिमम टाइम इन थिंकर्स पर ही जाने वाला है। एंड यूपीएससी का भी मैक्सिमम फोकस इन थिंकर्स पर ही होता है। अगर आप लोग पीवाईक्यूज उठा करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हीं थिंकर्स पर बार बार सवाल पूछे। तो गाइस मोटा मोटी थोड़ा बहुत मैंने ये प्रूव करके दिया कि यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे जीएस में, प्रीलिम्स में और एसए वगैरह में यहां से सवाल आ रहे हैं। और पेपर 1 पार्ट ए हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब देखते हैं पेपर 1 का पार्ट बी जो कि है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट अब हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर में भी मल्टीपल कंपोनेंट्स है, इसके अंदर में भी लगभग 11 कंपोनेंट है। पहला जो है वो है इंडियन नेशनलिज्म। मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज मॉडर्न हिस्ट्री पूरी यहां पर आई हुई है, आप लोग पढ़ो ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, ये आपको बोला है। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये बताइए जीएस 1 का पार्ट नहीं है तो फिर किसका पार्ट है? पूरी तरीके से जीएस 1 का पार्ट है, इसलिए तो मैं कहता हूं ओवरलैप हुआ है। फिर इसी में पीजेंट एंड वर्कर्स की मूवमेंट, पीजेंट की मूवमेंट क्या थी, वर्कर्स की मूवमेंट क्या थी, वो तक हमने डाल के रखा है इसमें। फिर अब इसमें पॉलिटिकल साइंस का तड़का क्या लगता है कि इस नेशनल मूवमेंट को इंटरप्रेट करने के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। लिबरल का क्या है, सोशल का क्या है, मार्क्सिस्ट का क्या है, कॉलोनियल क्या था, दलित पर्सपेक्टिव क्या था और रेडिकल ह्यूमैनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री और इस मॉडर्न हिस्ट्री में लगा पॉलिटिकल साइंस का तड़का। ये है आपका फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड जो है वो है लीगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब उन लोगों ने हमारे ऊपर इतने साल रूल किया उसके बाद में वो क्या लीगेसी छोड़ करके गए हैं और डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन दिस रूल। फिर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बातें। अब ये वाला पार्ट यहां से आप लोग ऐसा पकड़ो भाई साहब की GS2 एज इट इज डिट्टो। इनफैक्ट अगर आपने ढंग से लक्ष्मीकांत की है तो अच्छा खासा पार्ट आपका यहाँ पर भी हो जाता है। नो डाउट थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में हमको थिंकर वगैरह थोड़े और ऐड करने होते हैं, बट GS2 में अगर आप लोगों ने मोटा मोटी अगर अपनी लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ी है ये मोर देन सफिशिएंट है। द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, DPSPs, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर, जुडिशियल रिव्यू एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स सीधे सीधे थर्ड कंपोनेंट में लिखे हुए हैं। अगला जो आपका कंपोनेंट है वो है फोर्थ कंपोनेंट और इसमें आपको पढ़ने बोली है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑफ हुम, ऑफ यूनियन। सबसे पहले तो यूनियन, तो उनके रोल क्या है और उनकी एक्चुअल वर्किंग क्या है। तो इनके रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, सेम गोस फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, तो उनके रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है। फिर आता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हम लोगों ने की थी 1992 में। ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या करती है, हमारे यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज जो है इनको बनाती है। तो ये ग्रास रूट मूवमेंट के क्या फायदे हैं, पंचायती राज, म्युनिसिपल गवर्नमेंट ये क्या है और अगेन इनके इश्यूज क्या है, इनके सॉल्यूशंस क्या देने, ये सब आप लोग इसमें सीखोगे। अगला जो पार्ट है वो है फेडरलिज्म। आप सबको पता है हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी पावर्स है वो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हमने डिवाइड की है, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन क्या होता है कि जब आप इस तरीके से पावर डिवाइड करते हो कभी ना कभी तो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने ही वाला है, इनके बीच में टसल होने ही वाला है। यही जो टसल है वो फेडरलिज्म वाले इश्यूज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस क्या है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशन,
ये सब क्या है वो सब हम लोग फेडरलिज्म के टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट अगला जो आता है वो है सीधा सीधा, अगेन लक्ष्मीकांत खोल करके देखो तो उसके अंदर में अलग अलग हमारे स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन दिए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, इलेक्शन कमीशन हमको पता होना ही चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमको पता होना ही चाहिए, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एंड नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ये सब कमीशन जितने भी है वो हमको पता होनी चाहिए और इनके बारे में अपने को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और यूपीएससी भी यही एक्सपेक्ट करती है। नेक्स्ट जो आपका है वो है अब वापस, अब यहां पे देखो हम लोग जीएस3 में जाएंगे। देखिएगा जीएस3 में लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन रिलेशंस, जीएस3 में ग्रीन रिवोल्यूशन, जीएस3 में लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए, आता है क्या? बिल्कुल आता है, ये जीएस3 का। क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि जीएस3 में भी आपको ये ऑप्शन हेल्प करेगा तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ, यहाँ पे मैं प्रूफ दे रहा हूं। फिर रोल ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर, अगेन जीएस3 का पार्ट है और ये हिस्ट्री का पार्ट है जो अगेन आपके जीएस3 में भी आता है। तो इसी तरीके से नेहरूवियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या थी, खास करके प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के। और ये वाला कंपोनेंट जो कि मेरा काफी फेवरेट कंपोनेंट है, जो मैं आपको सिखाऊंगा भी, बहुत मजे में सिखाऊंगा, इंडियन पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, पॉलिटिक्स में रिलीजन का क्या रोल है, एथनिसिटी का क्या रोल है, और उससे भी इंपॉर्टेंट इस पॉलिटिक्स को चलाने वाली पीछे की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल हो, रीजनल हो, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी क्या आइडियोलॉजीज है, इनके क्या सोशल बेस है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अखिलेश यादव, ठीक है, अखिलेश यादव, इनकी समाजवादी पार्टी इस बार यूपी से 37 सीट्स जीत के गई है और उसमें उन्होंने जो नारा दिया था वो पैड का नारा था, दैट इज पिछड़े और पीडीए का नारा दिया था, ठीक है, या पैड बोल लो वो भी चलेगा। पीडीए का नारा दिया था, पिछड़े, दलित एंड कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी इन लोग आदिवासी बोलते हैं। तो ये सब हम देखेंगे। फिर पैटर्न ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, तो बीच में लगभग 10 साल के लिए कोलिशन पॉलिटिक्स खत्म हो गया था, लेकिन अच्छा खासा, खास करके 1989 से लेकर के 1999 के दशक तक, और अब वापस से कोलिशन पॉलिटिक्स आपका शुरू हो गया है। फिर अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स है, इलेक्टोरल बिहेवियर का ट्रेंड क्या रहा है, किस तरीके से जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनकी सोशो और इकोनॉमिक जो प्रोफाइल है वो चेंज हो रही है। तो ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पार्टी सिस्टम, हम लोग सीखेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अलग अलग जो मूवमेंट्स है, बिकॉज देखो अपने कंट्री में भी तो सोशल मूवमेंट्स हो रही है ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी मूवमेंट हुई, एनवायरमेंट को लेकर के मूवमेंट हुई, हेल्थ राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को लेकर के मूवमेंट हुई है। तो वही हमारी सिविल लिबर्टीज को लेकर के क्या मूवमेंट हुई है, जब एलजीबीटी की कम्युनिटी को उनके राइट्स मिलते हैं, वो सिविल लिबर्टी की राइट की मूवमेंट है। ह्यूमन राइट्स की क्या मूवमेंट है, वुमेन की क्या मूवमेंट है, एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या है, ये सब हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो गाइज ये था मोटा मोटी आपका पूरा पेपर 1 का सिलेबस एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा काम करना चाहता हूं, इससे पहले कि हम लोग पेपर 1 के पेपर 2 के सिलेबस पर जाए, पेपर 1 का हम लोग मोटा मोटी जो पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया ना उसको एकदम ब्रीफली देख लेते हैं। मैं बस ये प्रूव करना चाहता हूं कि यूपीएससी डायरेक्ट सिलेबस से यहाँ पे सवाल करती है और बिल्कुल भी सिलेबस को छोड़ करके ये लोग सवाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेट मी शो यू क्विकली। ये रहा जो आप लोग देख रहे हो यूपीएससी का 2023 का पेपर 1, ठीक है। और इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बताई थी, वो इंस्ट्रक्शंस काफी यहाँ पर क्लियर है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चंस। एक सेकेंड, आई थिंक ये वाला पेन नहीं चल रहा है, चलो ये वाला पेन चलाते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चंस बोले हैं आपको कि 8 क्वेश्चंस होंगे यहां पर, हाँ 8 क्वेश्चंस है यहाँ पे, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको इन ऑल अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and 5, रीड दिस, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 आर टू बी अटेम्प्टेड। तो कितने, 1 and 5 आर कंपल्सरी एंड आउट ऑफ रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग है आपकी 6, तो इन 6 में से एटलीस्ट 3 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं।
ओके और ये 3 जब आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से एक कंडीशन आपकी है कि चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक सेक्शन से लेना और उसके बाद में आपको फ्रीडम होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मार्क्स कितने हैं वो लिखे हुए हैं, आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है। कुछ लोगों को नहीं पता है तो आपको बता दूं, यहाँ पर यूपीएससी में आप लोगों को अलग से सप्लीमेंट नहीं लेनी होती है। जो 20 मार्कर है उसके लिए 4 पेजेस, जो 15 मार्कर है उसके लिए 3 पेजेस और जो 10 मार्कर है उसके लिए 2 पेजेस आप लोगों को मिलते हैं। मोटा मोटी एक 80 पेजेस आप लोगों को टोटल मिलता है और उसमें ही आप लोगों को लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपकी एकदम मोटा मोटी बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन पेपर। तो इसका ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन 1। आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, ये क्वेश्चन 1 पूरी तरीके से एकदम कंपलसरी है। अब इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल थियरी से पूछा, मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स मतलब राइट से पूछा, ऑब्स जो कि हमारे सिलेबस में है उन पर सीधा सीधा पूछा कि व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर। फूको की कंसेप्ट ऑफ पावर, पावर हमने देखा कि पावर हमारे सिलेबस में है और पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन अगेन पूरा का पूरा जो भी पूछा है वो सिलेबस को पकड़ करके यूपीएससी ने पूछा है। मैं यही खास बात इसकी यही बोलता हूं। फिर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आप लोग अगर देखो तो ए है, बी है, सी है और ये लोग 20 मार्कर, 15 मार्क एंड 15 मार्क इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये भी 15 मार्क्स का है। फिर इसमें आपको सवाल क्या पूछा है इस बार कि डेमोक्रेसी, पहले तो डेमोक्रेसी पे सवाल है, सक्सेस ऑफ कंटेम्पररी डेमोक्रेसी लाइज इन द स्टेट लिमिटिंग इट्स ओन पावर, मतलब डेमोक्रेसी की थियरी और खास करके कंटेम्पररी डेमोक्रेसी पर। अगर सिलेबस अगर आपने मेरे साथ में ढंग से देखा होता तो उसमें आपको याद आता कि डेमोक्रेसी एज इट इज पूछा है। फिर मैंने आपको हमेशा कहा है कि रॉल्स तो यूपीएससी का इतना फेवरेट है कि उस पर पूछे बिना इन लोग रह ही नहीं सकते, तो पूछना तो हमको है ही। ठीक है, और उसके बाद में अगेन ये बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो कि आपके पॉलिटिकल थियरी का पार्ट है उस पर सवाल पूछा है पोस्ट बिहेवियरलिज्म को लेके। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखो तो इसमें ये फासिज्म का सवाल है और अगेन आपको पता होगा कि ये जो फासिज्म है ये फासिज्म पर इन्होंने सवाल पूछा है। ये फासिज्म जो है वो एज इट इज अपने सिलेबस में दिया हुआ है। इसी तरीके से अफर्मेटिव एक्शन पर बात हो रही है यहाँ पे, ये आप लोग जो देख रहे हो ये अफर्मेटिव एक्शन है। फिर उसके बाद में वापस पॉलिटिकल थियरी पर सवाल है। देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि अभी आप लोग इस पर ज्यादा विचार करें कि अरे ये सब क्या है, ये क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर पर हम आएंगे ना बाद में, जब तक आप लोग नहीं सीखते हो तब तक उत्तर आपको आना मुश्किल है। अभी एटलीस्ट इतना तो देखो कि क्या सिलेबस को पकड़ करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लो पॉलिटिकल थियरी का, तो यूरोसेंट्रिज्म इज बोथ द टारगेट एंड मोटिव फोर्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल, तो पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल थियरी भी एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी, इनको मिक्स कर दिया। दैट इज व्हाट इज इंटरलिंकिंग इज ऑल अबाउट। आपके दो कंसेप्ट को जब यूपीएससी मर्ज करती है तो उसी को हम इंटरलिंकिंग कहते हैं और यही इंटरलिंकिंग अपने को करनी होती है। एनीवेज आगे देखें तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपके पेपर 1 पार्ट ए का ही ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो इसमें बुद्धिस्ट थॉट एज इट इज लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। फिर उसके बाद में जेएस मिल एज इट इज सिलेबस में लिखा हुआ है और अरबिंदो घोष, ठीक है, और उनके स्वराज की क्या आइडिया है, सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है। कुछ भी सिलेबस को छोड़ करके मैं अगर ये कहूं कि पेपर 1 के पार्ट ए में यूपीएससी ने कितने सवाल पूछे हैं सिलेबस को पकड़ के, मैं कहता हूं पूरे 100% सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं। फिर हम लोग आते हैं पेपर 2 पर। तो पेपर 2 में अगेन आप लोग देखोगे यहां पर कितने सवाल है। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन इट इज कंपलसरी, 10 क्वेश्चन है, सॉरी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 आपको क्वेश्चन इसमें करने हैं। तो अगेन इसमें अगर आप लोग पढ़ो तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्रिंट क्या रहा है, मतलब ब्रिटिश लीगेसी, एनवायरमेंटलिज्म, आपको एनवायरमेंटल मूवमेंट बोला है, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये आपका अगर आपने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ढंग से किया हो तो आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट सिलेबस से सवाल है। सत्याग्रह एंड इंडियन नेशनलिज्म एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो आपके सिलेबस में लिख करके दिया है, डायरेक्ट वही सवाल वापस यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है। तो मैं आपको यही प्रूव करके दिखा रहा हूं कि पूरा पेपर ही आपका सिलेबस से पूछा हुआ है। क्वेश्चन 6 देखिए, डायरेक्ट बोला है वापस से 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बताओ वो अनफुलफिल्ड ड्रीम है, उसका उत्तर हम लिखेंगे, लेकिन पहले ये तो देखो कि भाई सिलेबस को पकड़ के पूछा है क्या।
फिर नीति आयोग एज अ पॉलिसी थिंक टैंक विथ शेयर्ड विजन विजुअलाइजेस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, जस्टिफाई योर आंसर। अगेन प्लानिंग वाला कंपोनेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला कंपोनेंट, उसमें कैसे प्लानिंग कमीशन था और अब उसका जो सब्सिक्वेंट बॉडी बनी है दैट इज नीति आयोग, उसको लेकर के सवाल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, सीधा फीचर्स में से सवाल आपके पूछा हुआ है। फिर आता है हमारे और 2-3 सवाल, तो ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अगेन आप लोग देखो, डज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कंफर्म टू द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ द इंडियन पॉलिटी, दैट इज फेडरलिज्म पर सवाल है। फिर द मेन गोल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू जनरेट द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज एट इज सिलेबस में दिया हुआ है। डॉक्टर आंबेडकर और उनका दलित मूवमेंट से संबंध, डायरेक्ट सवाल से पूछा हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में वापस आप लोग देखोगे कि द राइज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स एज इट इज सिलेबस में दिया हुआ है 1989 टू 1999, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा है कि कैसा इंडियन पार्टी सिस्टम में शिफ्ट आया था, तो मैंने आपको बोला कोलिशन पॉलिटिक्स एंड प्लस इंडियन पार्टी सिस्टम को लेकर के सवाल है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम द फोरम फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और नॉट, इसका उत्तर आप लोग जस्टिफाई कीजिए। तो मोटा मोटी गाइज पूरा हमने पेपर 1 का सिलेबस देखा और जस्ट उसके पीछे जो सवाल पूछे थे यानी 2023 में देखा, तो सिलेबस को स्टिक करके यूपीएससी हर बार सवाल कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है वो यही है कि हमको बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना पड़ता है। सिलेबस के लिखे हुए पॉइंट्स है, बस उन्हीं पॉइंट को अगर आप ढंग से करते गए देन ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट 100% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं खास करके अगला वाला कंपोनेंट, और अगला वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो है पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में पार्ट ए क्या है? पेपर 2 में पार्ट ए है दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और मैंने आपको इस वीडियो के एकदम स्टार्ट में ही बताया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब बनता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है यू आर गोइंग टू कंपेयर 2 थिंग्स। कौन सी 2 थिंग्स? कौन सी 3 थिंग्स? तो मेजरली जो कंपैरिजन हमारा होता है वो होता है डेवलप्ड कंट्री वर्सेस डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री एक चीज मांगेगी, ये कहेंगे कि हम लोग क्लाइमेट पर एक्शन लेना चाहते हैं, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमको CO2 कम करना है। हम लोग बोलेंगे हाँ भाई सही बात है, CO2 कम करो, लेकिन हमारी तो हालत देखो। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अब मैं इसमें पर्टिकुलरली ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया, बट बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन लोग कहते हैं कि अभी वी आर नॉट इन द पोजीशन कि हम लोग CO2 का एमिशन कम करें, हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है इकोनॉमी को ओपन अप करो, तो हम कहेंगे, तो डेवलप कंट्रीज कहेंगे हाँ कर दो, ये कहेंगे नहीं कर सकते हैं। तो बस इसी का कंपैरिजन मेजरली आपका होता है, प्लस पॉलिटिक्स का इसमें कंपैरिजन होता है। तो इससे पहले कि हम इसके सिलेबस, क्योंकि इसके सिलेबस में 1-2 टर्म्स ऐसे आने वाले हैं जो आपको कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैं इनको पहले ही समझा दूंगा ताकि आप लोगों का एकदम कोई इशू ही ना आए। इसमें खास करके जब कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर क्या था? तो कोल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आप सबको पता होगा कि 2 सुपर पावर इमर्ज होते हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। एक जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री था, एक जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड था वो फर्स्ट वर्ल्ड कौन था? फर्स्ट वर्ल्ड जो लिबरलिज्म को और कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, यानी कि कनाडा, यूएस और वेस्टर्न यूरोप। इसी के साथ में आप लोग ऑस्ट्रेलिया को भी यहां पे कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड वर्ल्ड कौन था? सेकेंड वर्ल्ड वो था जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड था और जिसको यूएसएसआर सपोर्ट करता था मेजरली। तो आप देखोगे उस समय में रशिया या उस समय का यूएसएसआर, उसके अलावा चाइना, फिर आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे यहां पर नॉर्थ कोरिया देखोगे आप लोग, एंड कुछ और भी छोटे छोटे इस तरफ के कंट्रीज, खास करके आप लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और ये सब कंट्रीज को आप लोग देखोगे। तो ये सब कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस थे, इनको हम लोग कहते थे सेकेंड वर्ल्ड। और हाँ बाय द वे ये यूरोप है, तो ईस्टर्न यूरोप भी अच्छा खासा इसके इन्फ्लुएंस में हुआ करता था।
एंड देन कम्स थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड कौन था? जो ना तो कम्युनिस्ट वर्ल्ड से इंक्लाइंड था, ना ही कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से इंक्लाइंड था, और खुद की डिसीजन खुद के बेसिस पे लेता था। दैट वाज नाम, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले कंट्रीज, और इसको लीड करता था इंडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देख सकते हो साउथ के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड इज व्हाट? दिस कैपिटलिस्ट कंट्रीज। सेकेंड वर्ल्ड कौन सा? कम्युनिस्ट कंट्रीज। एंड थर्ड वर्ल्ड कौन सा? नाम वाले कंट्रीज। अब इसी में आप लोग एक और चीज का जिक्र बार बार सुनोगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? साउथ साउथ कोऑपरेशन। व्हाट इज दिस साउथ साउथ कोऑपरेशन? साउथ साउथ कोऑपरेशन में सिंपल है कि देखो, ये नॉर्दर्न कंट्रीज है मेजरली, ये सब कंट्रीज जो थोड़े से रिच कंट्रीज है। कभी कभी इनफैक्ट रशिया को भी हम लोग इसमें गिनते थे, और ये मोटा मोटी कंट्रीज जो थोड़े रिच कंट्रीज है। और अगर यहीं से एक लाइन हम लोग थोड़ी सी ड्रॉ करें तो मेजर यहाँ के जो सदर्न कंट्रीज है ये लोग थोड़े से पुअर कंट्रीज है। तो चाहे आप लैटिन अमेरिका की बात करो, चाहे आप अफ्रीका की बात करो, चाहे आप एशिया की बात करो, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम पुअर रहते हैं। इन पुअर का साथ में आना, इसको हम लोग साउथ साउथ कोऑपरेशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस को देखने के लिए। सबसे पहले ये चार कंपोनेंट कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पार्ट है। तो पहले तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करना कैसे है, तो व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट आर द मेजर अप्रोचेस। इनमें से दो पर्टिकुलरली एकदम पॉपुलर, और यूपीएससी को इतने ही अप्रोचेस दोनों पसंद है कि हर अल्टरनेट ईयर इन लोग या तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी पर सवाल करेंगे। फिर लिमिटेशंस क्या है कंपैरेटिव मेथड के, कि जो भी ये कंपैरेटिव मेथड है इसके लिमिटेशंस क्या है। फिर स्टेट इन द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज के बीच में कंपैरिजन होगा, खास करके स्टेट और उसके चेंजिंग नेचर को लेकर के। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, कि देखो इन कंट्रीज में किस तरीके से यहाँ की सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट करती है, यहाँ के प्रेशर ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर सोशल मूवमेंट किस तरीके की है। जैसे इंडिया में एनवायरमेंटल मूवमेंट को एम्प्टी स्टमक मूवमेंट कहा जाता है। एम्प्टी स्टमक मतलब भूखे पेट है, जबकि अगर हम लोग नॉर्थ में जाए या फिर हम लोग डेवलप कंट्रीज में जाए तो वहां पर एम्प्टी स्टमक मूवमेंट नहीं है, वहां पर इनका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। पेट भरने के बाद में इन लोग इस सोशल मूवमेंट चला रहे हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। फिर कंपैरिजन ऑफ एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट। फिर ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के रिस्पॉन्स क्या रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज से और डेवलप कंट्रीज से। ये चार कंपोनेंट मेजरली कंपैरिजन करते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है आपका पांचवा कंपोनेंट, और यहां से मेजरली आपके पॉलिटिकल थियरी शुरू होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। मतलब क्या कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा कहा जाता है कि देयर इज एनार्की, देयर इज नो सिंगल अथॉरिटी, और जब अथॉरिटी नहीं है तो उस समय में आइडियलिस्ट अप्रोच रखें या रियलिस्ट अप्रोच रखें, या फिर हम मार्क्सिस्ट लोगों की बात सुने, या एक और अप्रोच है जिसको कहते हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच एंड सिस्टम थ्योरी। ये सभी हमारे अप्रोचेस हैं अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशंस के। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ की कंसेप्ट्स हैं, जैसे नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और पावर, ये हमको चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बैलेंस ऑफ पावर करके कंसेप्ट है कि कैसे हम बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन जब तक करेंगे, अगर आपके अंदर में ताकत नहीं है तो गठबंधन बनाइए और बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखिए, और डिटरेंस यानी कि अगले वाले को डरा करके रखना कि अगर तूने मेरे ऊपर में अटैक वगैरह किया अंजाम काफी बुरा होगा। फिर ट्रांसनेशनल एक्टर्स, व्हाट आर ट्रांसनेशनल एक्टर्स। ट्रांसनेशनल एक्टर की हम जब भी बात करें इसका सिंपल मतलब होता है एनजीओज। तो अब ये एनजीओज क्या है ना, ये किसी कंट्री तक सीमित नहीं है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज, तो आप एनजीओज की बात करो, एमएनसीज की बात करो, आजकल टेररिज्म भी इसी तरीके का फॉर्म ले चुका है, टेररिज्म भी इसी तरीके का फॉर्म ले चुका है। तो ये सब क्या है, ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये ऐसे कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ की कंसेप्ट है। और फिर वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, वापस ग्लोबलाइजेशन को इन लोग रिपीट कर रहे हैं। फिर अगला मुद्दा है वो है चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर मतलब मैं आपको बताता हूँ, वापस से आप लोग हिस्ट्री में जाओगे। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, आप लोग पूरा
वापस से GS1 में जा रहे हो। कैसे? तो उसमें मोटा मोटी कोल्ड वॉर को लेकर के है कि कोल्ड वॉर की कंडीशंस कैसे बनती है, एग्जैक्टली कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहा गया, और कोल्ड वॉर कैसे एग्जिस्टेंस में रहा, कैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में कैसे यूएसए अकेला एक सिंगल पावर बन करके उभरा। यस, बस इन्हीं चीजों को लेकर के बातें। और क्या चाइना अब नया कोल्ड वॉर जनरेट करेगा, बस ऐसे ही मुद्दे सीखना है। तो चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, राइज ऑफ द सुपर पावर्स, स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी, आर्म्स रेस एंड कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट, नॉन अलाइन मूवमेंट। कैसे नॉन अलाइन मूवमेंट जो है यहाँ पे एक चैलेंज देती थी, कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यूनिपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी एंड रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये सीधा सीधा सवाल है और मैं आपको बता रहा हूं ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ना, इसके तो 3-3 बार रेफरेंसेस हमारे सिलेबस में दिए हुए, बार बार रिपीट कर रहे हो। और बार बार रिपीट करने का एक और मतलब भी यहाँ पे बनता है, यूपीएससी इस पे वापस सवाल भी बार बार पूछने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। चलो भाई, हम लोग जा रहे हैं वापस से GS3 में। GS3 में ये वाले कंपोनेंट वापस आपसे पूछेंगे। तो ब्रेटन वुड क्या था और WTO तक कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनी, तो जितनी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनती है, ट्रिप्स हो गए, ये हो गए, यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स में इतनी बार सवाल किए हैं, मेंस में इतनी बार सवाल किए हैं कि पूछो ही मत। अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो, डेफिनेटली आप लोग सब इनके उत्तर दे पाओगे। देन कम्स सोशलिस्ट इकोनॉमीज, और उन्होंने जो CMEA यानी कि काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस बनाया था, वो क्या था। फिर थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो देखो, ये ब्रेटन वुड और ये सब फर्स्ट वर्ल्ड ने बनाया, ये सेकेंड वर्ल्ड ने बनाया, और इसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड भी एक डिमांड की चीज जिसको हम लोग कहते हैं NIEO, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सीखेंगे आगे क्या होता है वो। बाकी ग्लोबलाइजेशन, वापस तीसरी बार आप लोग ये टर्म सुन रहे हो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर पूरा यूनाइटेड नेशंस डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उसके जितने भी 6 बॉडीज हैं वो सब, उसका रोल क्या है, उसका एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है, उनकी स्पेशलाइज्ड अलग अलग UN एजेंसीज, एंड बाकायदा प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में हर तरफ ये हेल्प करता है आपको। फिर UN में जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो भी हम देखेंगे। रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब क्या है कि बहुत सारे रीजन्स में लोग अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं और उन लोग अपना खुद का देख रहे हैं। जैसे कि आप देखो, अब ये मोटा मोटी पूरा वर्ल्ड है, इसमें साउथ एशिया के सब कंट्रीज, लगभग 8 कंट्रीज साथ में आते हैं, उन लोग कहते हैं कि हम लोग अपना सार्क बनाएंगे। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज, इन लोग कहते हैं हम लोग अपना आसियान बनाएंगे। अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं हम लोग अपना नाफ्टा बनाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं हम लोग अपना यूरोपियन यूनियन बनाएंगे। इसी तरीके से एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं उन लोग कहते हैं हम लोग अपना एपेक बनाएंगे। और ऐसे ही चाहे आप लोग बात करो अफ्रीकन यूनियन की बात करो, मर्कोसूर की बात करो, ये सब हम लोग जो है वो बेसिकली मोटा मोटी पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें से यूपीएससी ने आपके सिलेबस में कहा है EU, आसियान, एपेक, सार्क एंड नाफ्टा, इन 5 के बारे में ही आप लोग पढ़ना, और यूजुअली ये 5 ही पूछती भी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसपे एक सवाल या 2 सवाल ये हर साल कंपलसरी यूपीएससी ने पूछने ही पूछने हैं, वो है कंटेम्पररी ग्लोबल कंसर्न। इसमें डेमोक्रेसी वर्ल्ड में और इंडिया के लेवल की, ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड में कहां वायलेट हो रहे हैं, एनवायरमेंट मूवमेंट कहां हो रही है, जेंडर जस्टिस कहां हो रहा है, टेररिज्म कहां हो रहा है, और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इन सब की कंटेम्पररी थ्योरीज हम लोग सीखेंगे। तो गाइस, ये 11 कंपोनेंट थे पेपर 2 के पार्ट 1 के। अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी मुद्दे की तरफ में, जो कि है हमारा पेपर 2 पार्ट B का सिलेबस, इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड की, इंडिया के रिलेशन कैसे कैसे रखने हैं। अब यहां पर लोगों को डर लगने लगता है, उनको लगता है सर हर एक कंट्री के साथ के रिलेशंस याद रखना ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। यूपीएससी आपको कह भी नहीं रहा है कि आप हर एक कंट्री के साथ में रिलेशन को ध्यान में रखो, एक एक बारीकी से आप लोग ध्यान में रखो, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए, अपने को कुछ ही बातें कही हुई है उतना ही करना है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, लेट मी टेल यू, ये डायनेमिक नहीं है, हार्डली 10% चीजें चेंज होती, बाकी रिलेशन जैसी पुरानी थी वैसी ही कंटिन्यू हो रही है। सबसे पहले इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसमें फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे डिटरमिन होती है, कौन कौन से कम,
ज्योग्राफिकल कंपोनेंट होते हैं, स्टेट के कंपोनेंट होते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो के कंपोनेंट है, हमारी मिलिट्री पावर के कंपोनेंट है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, पीएमओ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, पार्लियामेंट है, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये सब हमारे फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से अभी भी पुराने समय के जो एलिमेंट है उनको लेकर के कंटिन्यू कर रही है और किस तरीके से चेंज कर रही है। मनमोहन डॉक्ट्रिन क्या थी और मोदी डॉक्ट्रिन क्या है, कैसे ये चेंज हो रही है, वो हम लोग देखेंगे। एंड अगेन ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हर साल यूपीएससी 2 सवाल कंपलसरी करने वाली है। 2 सवाल फिक्स्ड है, मैं आपको कह रहा हूं, ओपन बुक करना ही करना है, यूपीएससी ने करना ही करना है इसमें सवाल। फिर आता है नॉन अलाइन मूवमेंट। अरे भाई कितनी बार नॉन अलाइन मूवमेंट देखोगे, तीसरी बार वापस नॉन अलाइन मूवमेंट, इसके अलग अलग फेजेस और इसका करंट रोल क्या है, और नॉन अलाइन मूवमेंट और नाम एज अ फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, इस पर सवाल आते हैं। फिर आता है इंडिया का रिलेशन विद हुम, इंडिया का रिलेशन विद द पावरफुल कंट्रीज एंड इंडिया का रिलेशन विद द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया एंड साउथ एशिया, सबसे पहले हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ में हमारा रिलेशन कैसे है, तो रीजनल कोऑपरेशन कैसा है हमारा, सार्क और उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है सार्क का, और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। साउथ एशिया में जो हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उसका क्या स्टेटस है। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट में देखिए, मतलब सार्क तो है ही बट आगे आसियान की तरफ में जाने की बात करना, और अब ये लुक ईस्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो करना है। फिर हमारे कंट्री इंडिया या फिर सार्क एज अ रीजन क्यों इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, क्यों ईयू जितना इंटीग्रेट हुआ है उतना सार्क इंटीग्रेट नहीं हुआ है, क्यों हमारे बीच में इकोनॉमिक रिलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। उनके अलग अलग इश्यूज, रिवर वाटर के डिस्प्यूट्स हो, इलीगल क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन हो, एथनिक कन्फ्लिक्ट हो या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, ये सब अपने को पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया साउथ एशिया के साथ में, लेकिन हम लोग चाहते हैं ग्लोबल साउथ के साथ में भी हमारी रिलेशन। तो ग्लोबल साउथ में कौन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इनके साथ की रिलेशन। लीडरशिप रोल, तो इंडिया का लीडरशिप रोल और एनआईओ की डिमांड, और डब्ल्यूटीओ में जो हम लोग निगोशिएशन करते हैं। सिंपल है, आपको आईआर में क्या पढ़ना है, डब्ल्यूटीओ में कोई निगोशिएशन चल रहा है तो पढ़ लो, यूपीएससी उस पर ही सवाल करने वाली है। और फिर 5 ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कंट्रीज है जिनके साथ में यूपीएससी चाहती है कि आप उसके साथ में ध्यान रखो। कौन, यूएसए, ईयू, जापान, चाइना एंड रशिया, ऐसे 5 कंट्रीज है कि कंपल्सरली आपको इनके साथ के रिलेशन जो है वो पढ़ने ही है। तो ईयू, यूएसए, जापान, चाइना, इनके साथ में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या हम लोग दोस्ती कर रहे हैं, क्या हम दुश्मनी कर रहे हैं, पूछना ही पूछना है यूपीएससी ने सवाल। फिर अगला जो कंपोनेंट आता है वो है हमारा छठा कंपोनेंट, वो है इंडिया एंड यूएन सिस्टम। तो इंडिया और यूएन, तो वापस मतलब यूएन हमने जस्ट पिछले वाले पार्ट में देखा, यहाँ पर भी वही है। इनफैक्ट आप लोग अगर वही एक बार पढ़ लो तो यहीं पे हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग और डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन काउंसिल, एक सवाल फिक्स्ड है, हर साल एक सवाल फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड है। इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, कि हमारा जो चेंजिंग परसेप्शन है न्यूक्लियर पॉलिसी का वो क्या है, और लास्ट में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रीसेंट डेवलपमेंट क्या रही है, खास करके अफगानिस्तान के क्राइसिस को लेकर के, इराक, वेस्ट एशिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इजराइल और यूएस के साथ में जो हमारा ग्रोइंग रिलेशन है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट किस तरीके का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हम लोग एक विजन रखते हैं और इंडिया उसमें कैसे आना चाहता है। ये आपके कुछ कंपोनेंट है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ऑब्वियसली हम लोग अगला जो कंपोनेंट लिखेंगे वो है कि फटाक से पेपर 2 भी एक बार देख लेते हैं ना, तो एकदम फट से पेपर भी देख लेते हैं इसका। सेम आप लोग देख लो, पेपर 2 है 2023 का, बस वैसा ही पैटर्न है इसका भी कि टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 में से आपको करने 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपलसरी। ठीक है, अब इसमें क्रूशियल फंक्शंस ऑफ एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डायरेक्टली उसमें पूछ दिया, एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी बताओ हमको। फिर व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पॉलिटिकल थियरिस्ट इन कंपेयरिंग द स्टेट्स। ठीक है, वापस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पूछ लिया। हाउ डज द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्ट सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये आपके डेमोक्रेसी वाला पार्ट हो गया। फिर जो ग्लोबल कंसर्न है, फिर
व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आपको बोला है। तो मोटा मोटी आप लोग देख रहे हो क्वेश्चंस वही पूछे हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन ABC 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ नॉर्मेटिव इथोस इन नॉन अलाइंड मूवमेंट। मैंने आपको क्या कहा, एक क्वेश्चन कंपल्सरी नॉन अलाइंड मूवमेंट को दे दो, दान है ये। फंक्शनलिस्ट अप्रोच दिया हुआ है आपके सीधा सिलेबस में। हाउ डज द रेजिम चेंज एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन म्यांमार थ्रेटन द रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस। तो इंडिया एंड साउथ एशिया और नेबरिंग जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, एथनिक कन्फ्लिक्ट है, वो वाले पार्ट से पूछा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर है नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब दूसरी बार नॉन अलाइन मूवमेंट पर सवाल किया है। ट्राई टू बिकम द थर्ड फोर्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बट फेल्ड, तो उसके बारे में बताइए। यूरोपियन यूनियन, अकाउंट फॉर द यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका राइज कैसे हुआ। नरेट द वेरियस वेज इन विच रैपिड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगेन ग्लोबल कंसर्न में से एनवायरमेंट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। फिर आता है क्रिटिकली एग्जामिन द ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन पे आना ही आना सवाल है, वन ऑफ द यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। फिर रियलिज्म, और रियलिज्म के दो टाइप, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, उसके बीच में आपको डिस्टिंक्शन वगैरह करके देना है। ये तो हर साल ऐसा पकड़ो, हर 2 साल में एक बार तो इन लोग पूछ ही लेते हैं कि डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है। फिर अमेरिकन हेजेमनी, सीधा सीधा आपके सिलेबस में दिया है कोल्ड वॉर वाले कंपोनेंट में। फिर आगे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका सीधा सीधा आईआर वाला पार्ट आएगा। तो एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। मैंने आपको क्या कहा, एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चंस आने हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो 2 क्वेश्चंस आने चाहिए। इस साउथ एशिया, तो व्हाई साउथ एशिया लैक्स द रीजननेस, तो साउथ एशिया में जो सार्क हमने बनाया है वो क्यों एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा, जो साफ्टा हमने किया है वो क्यों अगेन आपका फोर्स में नहीं आ रहा है, वो बातें। फिर WTO, why is compromise reached at WTO regarding the COVID-19 vaccine manufacturing, not a trade related, ये ट्रिप्स रिलेटेड वेवर जो है वो नहीं है, इसके बारे में क्या चर्चा। तो WTO एज इट इज सिलेबस में दिया है और उस पर इंडिया कैसे निगोशिएट करता है ये पूछा हुआ है, बोला हुआ है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखो, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसीज कंटिन्यू टू रिमेन मेजर इंपेडिमेंट टू द रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, डायरेक्ट सिलेबस से। What diplomatic steps has India taken to articulate the interest of Global South in international politics? Global South डायरेक्ट मुद्दे पे मुद्दे, मतलब वो लोग जंप करते हैं ऐसे। अगर आपने सिलेबस का एक एक पॉइंट निकाल के लिया है, कोई इश्यू ही नहीं आना चाहिए आपको। फिर है arms trade, economic ties and congruent geopolitical interests are no longer the 3 pillars in India and Russia relationship. India Russia relationship आपको पढ़ने के लिए बोली हुई है। Discuss the importance of India's role in the UN peacekeeping operation. मैंने कहा था इस पे सवाल एक आना ही आना है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में एक क्वाड करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो क्वाड परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट रोल in India's strategic balancing act to withstand the dominance of China also, तो चाइना भी हो गया और क्वाड के बारे में भी स्टडी हो गई। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के सवाल है, व्हाट स्टेप्स हैज इंडिया टेकन टू रीगेन फुटहोल्ड इन अफगानिस्तान, सीधा सीधा सिलेबस से है। फिर इंडिया और ईरान के रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस और लिमिटेशंस आ रहे हैं, और मैंने आपको क्या कहा था 2 सवाल फॉरेन पॉलिसी को लेकर के फिक्स्ड है कि पूछने मतलब पूछने हैं। यहाँ पे देखो, व्हाट आर द एक्सटर्नल डिटरमिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर डिस्कस द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन अफ्रीका, और ये वेस्ट एशिया का जो क्वाड है उसको लेकर के पिछले साल का 2023 का यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको बस यही बात बता रहा हूं कब से, कि पॉलिटिकल साइंस की बस यही सबसे मेन बात है कि इसमें सिलेबस जो पूछ रहे हैं इन लोग, जो भी इन्होंने जो भी क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो पूरा का पूरा इन्होंने सिलेबस को स्टिक रहते हुए ही पूछे हैं। ठीक है, तो गाइस
वापस से मैं आपको बता दूं कि मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच शुरू हो रही है। हमने इस वाले वीडियो में सिलेबस को एकदम डिटेल में कवर किया है। जितने भी हमारे सिलेबस के कंपोनेंट हैं उनको हमने डिटेल में कवर किया है। मेरी बैच शुरू हो रही है। मेरे ऑलरेडी IAS ओमकार पवार है, IPS सुब्रमण्यम केलकर है, इन लोग आज सर्व कर रहे हैं महाराष्ट्र, केरला जैसे स्टेट में। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि मैं स्ट्रिक्टली 6 महीने में ये वाला सिलेबस खत्म कर दूंगा दिसंबर 2024 में। उसके अलावा आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, PYQ का कवरेज होगा, 8 टेस्ट होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, और जो रिजल्ट दिखाने का काम है वो भी डेफिनेटली इस बैच में होगा। इस कोर्स की लिंक आप लोग अभी स्कैन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। केवल और केवल 9,999 में आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। 2 जुलाई से ये कोर्स शुरू हो रहा है। फिर अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें डेली आंसर राइटिंग, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, 20 GS PDF बुक, आस्क अ डाउट फीचर, डेली कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्विक रिवीजन, और अब तो AI द्वारा आपके आंसर भी चेक करके आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर हो सके तो हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लेना। हमारी अलग अलग बैचेस शुरू हो रही है और जल्दी ही 10% तक का प्राइस हाइक हो जाएगा। तो 25,000 रुपए में, केवल और केवल 25,000 रुपए में अगर आप लोग चाहते हो तो हमारा GS का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज करना है वो है अरविंदा। थैंक यू सो मच एंड आई विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।